हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी डेली सीए की सीरीज और आज हम कवर करेंगे 11th ऑफ द अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। सो करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज फॉर द एनुअल सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप जुलाई 2026 से लेकर जून 2027 तक के करंट अफेयर्स कंप्लीट जो है थ्रू टेस्ट सीरीज कवर करना चाहते हैं, आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन कंपेयर करना चाहते हैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ अपनी परफॉर्मेंस को और देखना चाहते हैं कि कौन से मंथ के अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, कौन से मंथ के अंदर अच्छा नहीं, तो आपके लिए ये करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज अवेलेबल है फॉर द एनुअल सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको 48 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे 2400 क्वेश्चंस के साथ अलॉन्ग विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मिलेगा कहाँ पर? परचम की ऐप पर जाना पड़ेगा या परचम की वेबसाइट के ऊपर। नेक्स्ट सवाल सीए ऑब्जेक्टिव हमारे पास जो मंथली ई बुक है तो उसकी भी एनुअल सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। अलॉन्ग विद दैट रफ्तार सीए हेडलाइनर की भी एनुअल सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है और जाना कहाँ पर है? परचम की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, देन स्पेशली फॉर द एसएससी स्टूडेंट्स, तो एसएससी स्टूडेंट्स के लिए अगर आप 2026 या 2027 एसएससी एग्जाम के अंदर अपीयर हो रहे हैं और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आप जो है वो एमसीक्यूज कवर करना चाहते हैं, अपना सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो आपके लिए एसएससी मॉक टेस्ट सीरीज 2026-27 अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको 13,000 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। चैप्टर वाइज आपके टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे अलॉन्ग विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो स्पेशली फॉर द 2026 एसएससी स्टूडेंट्स के लिए ये जो है हमारे पास मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। देन 6 मंथली, तो अगर आप जैन से लेकर जून 2026 तक के करंट अफेयर्स कवर करना चाहते हैं तो आपके लिए 6 मंथली करंट अफेयर मैगजीन अवेलेबल है। अगर आप करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं और आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए 6 मंथली सवाल ई बुक भी अवेलेबल है। और अगर आप सिर्फ 6 मंथ के जो हैं वो हेडलाइंस कवर करना चाहते हैं तो आपके लिए 6 मंथली रफ्तार ई बुक भी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। और आपसे कल कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि इंडिया के अंदर लार्जेस्ट ट्राइब बाय नंबर कौन सी है? तो आंसर इज सर इंडिया के अंदर भील ट्राइब है। ठीक है, तो आप सभी कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना कि भील ट्राइब आपको कौन कौन सी स्टेट्स के अंदर मिलती है। इजी। नेक्स्ट, मैक्सिमम पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो कौन सी स्टेट में परसेंटेज वाइज? तो आंसर इज मिजोरम। बिल्कुल करेक्ट। हिरोशिमा के अंदर कौन सा बॉम्ब जो है वो ड्रॉप किया गया था बाय द यूएस? तो नेम इज हमारे पास लिटिल बॉम्ब, लिटिल बॉय सॉरी। ठीक है, नागासाकी के अंदर फैटमैन, हिरोशिमा के अंदर लिटिल बॉय। हिरोशिमा के अंदर 6 ऑफ द अगस्त और नागासाकी में 9 ऑफ द अगस्त। देन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, सी इज द 15th नंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल करेक्ट। एंडीज माउंटेन जो है बिल्कुल कोलंबिया से पास करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे टोटल कितनी कंट्रीज हैं जिनमें से एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो पास करती है। नेक्स्ट, ताशकंद एग्रीमेंट जो कि 1966 आफ्टर 65 वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर साइन किया गया था। तो इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की तरफ से साइन किया गया था। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर और नेम है हमारे पास परम 8000। बिल्कुल करेक्ट। और करंटली इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है एरावत। एरावत किसका नेम है? इंद्र भगवान के जो एलिफेंट है उसका नेम है एरावत। ठीक है, उसी के नेम के ऊपर है हमारे पास सुपर कंप्यूटर, जो कि करंटली हमारा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। देन नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है तो उसे झूम कल्टीवेशन के नेम से जाना जाता है, याद रखेंगे। बिल्कुल करेक्ट। एंड देन नेशनल गोपाल अवार्ड्स, फर्स्ट प्राइज 5 लाख रुपीज, सेकंड प्राइज 3 लाख, थर्ड प्राइज जो है वो 2 लाख रुपीज है। क्वेश्चन ऑफ द डे अभी देखेंगे। सो आगे चलते हैं, एक बार कवर कर लेते हैं कि कल की क्लास के अंदर हमने क्या करंट फेस किए थे, उन्हें रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि दैट जस्टिस आभा नायर पटेल, सो शी बिकम्स द फर्स्ट विमेन जज ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कि जाम्बिया के सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंट की गई है। देन कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट जो है वो चूज किए गए हैं, जिनका नेम है एल्बेराडो डी ला एस्पेरेला। ठीक है, देन बुक है हमारे पास चाइनाज वॉर, दैट इज रिटन बाय विजय गोखले। देन हमारे पास पर्सनैलिटी थे गुरचरण दास जी, जिन्हें की दिया जाएगा, ही इज नाउ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड। ठीक है, तो कोई भी एक बुक आप इनकी तरफ से जो लिखी गई है कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बताएंगे, दैट इज रिटन बाय गुरचरण दास। नेक्स्ट, एक एग्रीमेंट साइन किया गया, डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया है बिटवीन द तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, जिसे कि बोला जा रहा है मक्का जॉइंट डेटरेंस एग्रीमेंट। ठीक है, पाकिस्तान वाले तो इसे इस्लामिक नेटो के नेम से भी बोल रहे हैं।
नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास गिब्राल्टर, दैट वाज द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान इन 1965, अगस्त 1965, जब पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया जाता है, वहां पर जो है एक पॉपुलर अपराइजिंग लाने की कोशिश की जाएगी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की 1965 वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। देन आईआईटी दिल्ली had its 57th convocation ceremony, और जहां पर उन्होंने चीफ गेस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बुलाया। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, सो दे हैव इनवाइटेड द नॉमिनेशन फॉर नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स, जिसमें हम कुछ बता चुके हैं आप कि फर्स्ट अवार्ड 5 लाख रुपीज, सेकंड 3 और थर्ड जो है वो 2 लाख रुपीज होगा। देन रिसेंटली फर्स्ट ऑफ द 3 यूनिट्स ऑफ द बीम कैचर, अब ये बीम कैचर इंडिया ने बनाना है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कौन से इंस्टीट्यूट है जिसे कि हमने ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप ही बनाने वाले हो बीम कैचर्स, ठीक है, विच इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द बीम लाइन, जो कि एक्चुअल में एक फेयर प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल सभी कंट्रीज जो मिलकर इस प्रोजेक्ट को बना रही है, हमारे पास फेयर प्रोजेक्ट, इंडिया की तरफ से बीम कैचर इक्विपमेंट जो है वो प्रोवाइड करना था, हमने एक प्रोवाइड कर दिया 3 में से। नेक्स्ट, बेंगलुरु बेस्ड एस्ट्रो बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजीज, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, प्राइवेट सेक्टर स्पेस से रिलेटेड कंपनीज के नेम याद होने चाहिए। तो एस्ट्रो बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजीज की तरफ से लॉन्च अनवील किया गया था एक इंजन जिसका नेम है एवरेस्ट, ठीक है, तो ये इंजन जो है वो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स के अंदर हम यूज कर सकते हैं, इसके अंदर लिक्विड मीथेन यूज होगी, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, लिक्विड मीथेन वाला कंसेप्ट। Then National E-Governance Division under the Ministry of Electronics and Information Technology has partnered with the Association of Australian Education Representatives in India, और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, दैट इज AAERI वेरीफाई, तो जिससे जो भी स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना चाहते हैं तो वो डिजी लॉकर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई करवा सकते हैं, ठीक है। देन रिसर्चर्स हैव नेम्ड द बिगोनिया नीलम ओरम आफ्टर द नीलम क्लेम ऑफ द नेशी ट्राइब, ठीक है, तो कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको मिलती है नेशी ट्राइब। नेक्स्ट, बेंगलुरु सिटी पुलिस की तरफ से लॉन्च किया गया है ऑपरेशन जिसका नेम है मुक्त, किससे मुक्त करेंगे, तो बांग्लादेश के जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनसे मुक्ति मिलेगी, ठीक है, उन्हें पकड़ा जाएगा और वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा, बांग्लादेश नहीं जाना तो चलो जेल के अंदर जाओ। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स सेक्शन से न्यूज, अश्मिता चलिहा won her first BWF वर्ल्ड टूर टाइटल, और इनकी तरफ से कोरिया मास्टर्स 2026 जीता गया, तो कोरिया ओपन याद रख लेंगे अस्मिता चिल्हा, ताइपे ओपन याद रख लेंगे तानवी शर्मा, ये लेटेस्ट हमने कुछ इंपॉर्टेंट बैडमिंटन के टूर्नामेंट से जो कि इंडिया ने जीते हैं। देन बसंत कुमार मेघवाल, तो इन्होंने जीता हाई जंप के अंदर सिल्वर मेडल, शाहनवाज खान जीतेंगे ब्रॉन्ज मेडल इन दी लॉन्ग जंप इन दी वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026। अब याद रखने का तरीका, सर बसंत के टाइम पे क्या होता है, सर बसंत के टाइम पीरियड में ज्यादातर इंडिया में ना पतंग, ठीक है, काइट्स जो है फ्लाई किए जाते हैं, पतंग उड़ाई जाती है, तो काइट्स मतलब हाइट के ऊपर, तो बसंत कुमार मेघवाल किससे रिलेटेड है, हाई जंप इवेंट से रिलेटेड है, ठीक है, और इन्होंने जीता क्या, तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, सो बसंत कुमार मेघवाल सिल्वर मेडल हाई जंप के अंदर, शाहनवाज खान जो ब्रॉन्ज मेडल जीतेंगे लॉन्ग जंप के अंदर। देन आशीष यादव, जो कि 19 ईयर ओल्ड हैं, इंडियन जेवलिन थ्रोअर, तो इनकी तरफ से जीता गया सिल्वर मेडल एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप, ठीक है। देन हमारे पास नेम आ जाता है अरिहा पंगम, तो नाम याद रखना अरिहा पंगम, तो शी बिकम्स द फर्स्ट एवर इंडियन टू विन द गोल्ड मेडल एट द सीनियर इंडिविजुअल विमेंस इवेंट एट द एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, तो एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड जीतने वाली फर्स्ट एवर इंडियन विमेन, और नाम याद रखेंगे अरिहा पंग गम बम, ठीक है, इजी हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव द क्वेश्चन ऑफ द डे, सो AAERI वेरीफाई, इट इज प्राइमरीली एम्ड एट एनेबलिंग द इंडियन स्टूडेंट्स टू, क्या किया जाएगा बताइए, AAERI वेरीफाई, तो इससे स्टूडेंट्स को क्या फायदा होगा, तो सर इससे जो इंडिया के स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाएंगे तो वो इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हैं, सो डिजिटली वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स आर फॉर द ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगाया बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, अब जरा डेज की तरफ चलते हैं, पहले आज की क्लास के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे, कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स के बाद इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, स्टेट
स्टेट के बाद डिफेंस, डिफेंस के बाद लास्ट में हमारे पास न्यूज़ होगी रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, ठीक है। ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, ईज़िली हम इन्हें जल्दी से कवर कर लेंगे। सो 11th ऑफ द अगस्त, सो दैट इज़ द वर्ल्ड स्टील पेन डे। वर्ल्ड स्टील पेन, अब ये स्टील पेन क्या है? ऐसा ड्रम होता है, ठीक है, बैंड के अंदर, तो आपके हाथ में 2 स्टिक्स होती हैं और आप उसे ड्रम को बीट करते हैं, तो दैट इज़ योर स्टील पेन। अब इसे याद रखने का तरीका 11th ऑफ द अगस्त, 11th ऑफ द अगस्त 1 और 1, 1 ये क्या है? 2 स्टिक्स हैं जिनके साथ आप ड्रम जो है वो बीट करने वाले हैं, ठीक है? तो ऐसे याद रखेंगे, ड्रम है, स्टील पेन मतलब इसे आप पेन भी बोल सकते हैं, स्टील ड्रम भी बोल सकते हैं, समटाइम्स इसे जो है स्टील बैंड और स्टील ऑर्केस्ट्रा के नेम से भी जानते हैं। तो स्टील पेन, वर्ल्ड स्टील पेन डे, डे याद रख लेंगे 11th ऑफ द अगस्त, ठीक है? सो इट इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, जो कि कैरेबियन नेशंस हैं, वहाँ पर इनका ओरिजिन देखने को मिलता है। तो कभी पुराने ना वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट मैच देखना, वहाँ पर जो स्टेडियम के अंदर लोग होते थे, उनके हाथ में ड्रम होता था और वो ड्रम्स को ऐसे बीट करते थे और अपनी टीम को चीयर करते थे, ठीक है? बहुत बढ़िया-सा आपको वो एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। अब थोड़ा-सा कम हो गया है। टी20s के अंदर जनरली जो कैरेबियन प्रीमियर लीग है, वहाँ पर आपको अभी भी ऐसे लोग मिल जाएँगे, जो इनके सामने ड्रम होगा और वो ड्रम को बीट कर रहे होंगे अपनी टीम को चीयर करने के लिए। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है हमारे पास और अपॉइंटमेंट है राहुल नवीन जी की। सो राहुल नवीन जो कि एक्चुअल में करंटली एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के डायरेक्टर हैं और उन्हें 1 ईयर की एक्सटेंशन दी गई है, ठीक है? सो ये हमारे पास है राहुल नवीन जी, जो कि ईडी के करंट चीफ हैं और इन्हें 1 ईयर की एक्सटेंशन जो है वो दी गई है। अभी अगस्त 2027 तक जो है ईडी के चीफ रहने वाले हैं, ठीक है? सो द टेन्योर ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट्स डायरेक्टर नेम है राहुल नवीन, हैव बीन एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर बियॉन्ड 13th ऑफ द अगस्त। तो ये 1993 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर हैं ऑफ द इनकम टैक्स कैडर, ठीक है? तो नाम याद रख लेंगे राहुल नवीन और ये जो है ईडी के चीफ हैं और 1 ईयर की इन्हें जो है वो एक्सटेंशन दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है, अगेन अपॉइंटमेंट है, ईरान से रिलेटेड अपॉइंटमेंट है और ये नेम देखिए, ये हमारे पास है मोहसिन रज़े, ठीक है? ये हमारे पास मोहसिन रज़े, सो ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज़ द हेड ऑफ द ईरान्स एसएनएससी। अब ये है क्या? तो एसएनएससी जो है दैट इज़ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं मोहसिन रज़े, ठीक है? नाम याद रख लेंगे। सो न्यूज़ ये है हमारे पास, ईरान सुप्रीम लीडर that is Mojtaba Khamenei has appointed the former Islamic Revolutionary Guards Corps chief Mohsin Raza as his representative to the country's Supreme National Security Council. इनसे पहले जो हैं मोहम्मद बकीर जोल गदर थे, जिन्हें की इसराइल और यूएस की वॉर के अंदर जो है शहीद कर दिया गया, उनकी डेथ हो गई थी, तो इसी वजह से अभी मोहसिन रजा जो हैं उन्हें अपॉइंट किया गया। डन, चलिए आगे चलते हैं। एक हमारे पास बुक है, बुक का नेम है मुस्लिम्स आइडेंटिटी इन हिंदी सिनेमा। मुस्लिम आइडेंटिटी इन हिंदी सिनेमा। तो बुक के अंदर बताया गया कि कैसे बॉलीवुड की मूवीज के अंदर जो है मुस्लिम्स को पोर्ट्रे किया जाता है नेगेटिव कैरेक्टर के अंदर, ये किस तरीके से शो किया जाता है, तो ये सब जो है इस बुक के अंदर बताया गया। मुस्लिम आइडेंटिटी इन हिंदी सिनेमा, पोएटिक्स एंड द पॉलिटिक्स ऑफ जेंडर एंड रिप्रेजेंटेशन बाय, और ये बुक लिखी गई है मोहम्मद आसिम सिद्दीकी के तरफ से, ठीक है? तो मोहम्मद आसिम सिद्दीकी जी हैं जिन्होंने बुक लिखी है मुस्लिम आइडेंटिटी इन हिंदी सिनेमा, ठीक है? याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसे पब्लिश किया गया बाय दी रोटलेज की तरफ से इसे पब्लिश किया गया है। देन ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 लोकसभा के अंदर पास हो चुका है और आपके एग्जाम्स के अंदर आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। कॉपी पेन उठा लो, कुछ चीजें हैं जो कि हमें याद रखनी है। अब देखो ट्रिब्यूनल्स होती क्या है, इंडिया के अंदर आपको अलग अलग ट्रिब्यूनल्स देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप एनजीटी के पास जाएंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है? देन सिमिलरली हमारे पास सपोज कीजिए बैंक्स ने लोन दिया, एनबीएफसी ने लोन दिया, लोन वापस नहीं हो रहा है या किसी भी तरीके का, तो हमारे पास डायरेक्ट डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, डीआरटीज हैं। अब सेंटर के अंदर कुछ एम्प्लॉइज हैं, उन्हें प्रमोशन नहीं दी गई, क्यों नहीं दी गई, तो वो केस कर सकते हैं। वो सीधा केस कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो सीएटी के पास जाएंगे, दैट इज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो ऐसे इंडिया के अंदर मल्टीपल ट्रिब्यूनल्स हैं हमारे पास, ठीक है? तो एक नंबर लेकर चले तो 16 के अराउंड ट्रिब्यूनल्स तो हैं। अब इन ट्रिब्यूनल्स के अंदर मेंबर कौन चूज करेगा, इनके टेन्योर कितनी रहने वाली है, और ये ट्रिब्यूनल्स अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा काम नहीं कर रही, तारीख पे तारीख तो नहीं दे रही, तो ये डिसाइड कौन करेगा?
तो इसके लिए हम जो है वो 2021 के अंदर ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट 2021 लेकर आए थे, ठीक है? जिसके अंदर अपॉइंटमेंट, टेन्योर, फंक्शनिंग ये सब बताई गई थी। लेकिन उसमें कुछ चेंजेस थे जो कि अभी ज़रूरी थे, वो अभी किए गए हैं विद द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2026, ठीक है? अब कौन-कौन से चेंजेस हैं, मैं बताता हूँ आपको। इन्हीं चेंजेस के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। करंटली इंडिया के अंदर ये छोटी-छोटी सब ऐसे ट्रिब्यूनल्स थी, इन्हें कोई एक बॉडी जो है वो रेगुलेट नहीं करती थी। सबसे पहला काम जो किया गया ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2026 के अंदर कि ये अलग-अलग जो रिफॉर्म बॉडीज़ हैं, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स हैं, इनके लिए एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जिसे हम बोलेंगे नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन, ठीक है? वो हो जाएगी नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन, जो कि इन सभी ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो मेंबर्स हैं, वो कैसे अपॉइंट होंगे, देन सिमिलरली इनके अलावा इनकी फंक्शनिंग कैसे होगी, इनकी टेन्योर कितनी रहने वाली है, वो सब कुछ वो डिसाइड करेगी। एक ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हमने बना दी है। ठीक है, बनाएँगे कब? ये 2026 के बिल के साथ, 21 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। ठीक है? नेक्स्ट फर्दर इट प्रिस्क्राइब्स द मिनिमम एज ऑफ 50 इयर्स। अब 2021 के अंदर जो है हमारे पास एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ था कि मिनिमम जो भी मेंबर्स होंगे इन ट्रिब्यूनल्स के अंदर उनकी एज 50 इयर्स तो मिनिमम होनी चाहिए, 50 साल से ज़्यादा वाले ही हम चूज़ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला मुझे एक बात बताओ कि अगर किसी पर्सन के पास बहुत बढ़िया नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है और उसकी एज 40 है, ठीक है? तो आप उसे ट्रिब्यूनल का मेंबर नहीं बना रहे, आप उन्हें बना रहे हो जिन्हें 50 से ज़्यादा एज है। तो जो टेक्निकल मेंबर्स हैं, जो एक्सपर्ट एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के अंदर, उन्हें 50 इयर्स वाला ये क्राइटेरिया कैंसल कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? कि 50 इयर्स वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मिनिमम 50 इयर्स आपकी एज हो। तो मिनिमम 50 ज़रूरी नहीं है, 50 से कम एज वाले लोगों को भी आप जो है वो अपॉइंट कर सकेंगे अब ट्रिब्यूनल्स के अंदर। ठीक है? देन टेन्योर जो रखी गई थी वो 4 इयर्स रखी गई थी। अब टेन्योर को इंक्रीज़ किया गया। 4 ईयर से इंक्रीज़ करके 5 ईयर्स हो चुकी है। Required the selection committee to recommend a panel the name of 2 names of each vacancy। तो पहले 2021 के अंदर ये डिसाइड हुआ कि अब सपोज़ करो कि हमारे पास ये ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल के अंदर इस मेंबर को जो है वो अपॉइंट करना है। तो एक वैकेंसी है ना, इस वैकेंसी के लिए पहले ये डिसाइड होता था कि 2 नेम्स जो है वो डिसाइड किए जाएँगे कि पर्सन ए और पर्सन बी। सिलेक्शन कमिटी 2 नेम्स बताएगी हमें। ठीक है? अब 2 में से गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि हम इसे भी चूज़ कर सकते हैं, इसे भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब जो नया चेंज आया तो ये नया चेंज आया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अब हम जो है वो एक पर्सन का नेम बताएँगे कि ये जो है ये पर्सन ये कैपेबल है, ठीक है? इसी को ही जो है अपॉइंट किया जाए। सेकंड पर्सन का नेम जो बताएँगे वो वेटिंग लिस्ट के अंदर रहने वाला है, आप उसे अपॉइंट नहीं कर सकते जब तक फर्स्ट पर्सन है। तो हम 2 नेम नहीं बताएँगे, हम 1 नेम बताएँगे, आप उसी को अपॉइंट करेंगे। सेकंड पर्सन का नेम बता देंगे लेकिन वो वेटिंग लिस्ट के अंदर रहने वाला है। तो अब गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि हम 2 पर्सन्स में से कोई भी 1 पर्सन को चूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है? तो आइए ज़रा चेंजेस देखते हैं, कौन-कौन से चेंजेस जो है वो लाए गए हैं। सो द लोक सभा हैज़ पास्ड द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 और रिप्लेस करेगा ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट ऑफ 2021 को, जिसमें हम अपॉइंटमेंट, टेन्योर और फंक्शनिंग ऑफ ट्रिब्यूनल्स देखने वाले हैं कि इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। ठीक है? सो इन द मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि ये 2021 के लॉ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें चेंज करना पड़ेगा। सो आइए देखते हैं क्या-क्या चेंजेस लाए गए हैं। तो सबसे बड़ा चेंज जो है दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हमारे 2021 एक्ट के अंदर ऐसी कोई बॉडी नहीं थी। अब जो है वो नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाया जाएगा। ठीक है? अब इस कमीशन के अंदर कितने मेंबर्स होंगे? तो इस कमीशन के अंदर टोटल 5 मेंबर्स हैं, याद रखेंगे आप। अब 5 मेंबर्स को कैसे डिवाइड करेंगे कि सर 1 हमारे पास जो है वो चेयरपर्सन होंगे, ठीक है? 2 हमारे पास जो हैं वो जुडिशियल मेंबर्स हैं एंड 2 पर्सन और जो होंगे दोज़ आर द टेक्निकल मेंबर्स। अब ये टेक्निकल मेंबर्स के अंदर वो 50 एज वाला क्लॉज़ खत्म भी हो जाएगा, ठीक है? तो 1 चेयरपर्सन, 2 जुडिशियल मेंबर्स एंड 2 टेक्निकल मेंबर्स। सो अब ये कमीशन काम क्या करेगा? सो ये कमीशन देखेगा सिलेक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल चेयरपर्सन्स एंड मेंबर्स कि नीचे जो ट्रिब्यूनल्स बनाएँगी, उनके मेंबर्स कौन होंगे, उनके चेयरपर्सन कौन होंगे। रिव्यू द ट्रिब्यूनल परफॉर्मेंस देखेंगे वो ट्रिब्यूनल काम कर भी रही है कि तारीख पे तारीख डालती जा रही है। हैंडल द कंप्लेंट्स अगेंस्ट द मेंबर्स अगर उस ट्रिब्यूनल के किसी मेंबर के अगेंस्ट कंप्लेंट्स आ रही हैं तो वो भी नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन के पास जाएँगी, ठीक है? और मेंटेन अ नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड तो एक हमारे पास जो है वो नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड होगा कि कौन से ट्रिब्यूनल के अंदर क्या काम चल रहा है, सब एक आपको एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा चेंज नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन जो है वो प्रपोज़ किया गया।
नेक्स्ट, सो द सेंटर गवर्नमेंट विल अपॉइंट द मेंबर्स आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिफोर अपॉइंटिंग चेयरपर्सन एंड जुडिशियल मेंबर्स। तो अब ये जो हमारे पास 5 पर्सन्स हैं, ये 5 पर्सन में से चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर्स ये सेंटर गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, बट आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, टेक्निकल मेंबर्स गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर सकती है, वहां पर आपको जुडिशरी की हेल्प लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट कम्स द सिलेक्शन प्रोसेस चेंज। So in 2021 Act placed the Chief Justice of India or a Supreme Court judge nominated by him at the head of the search cum selection committee for most of the tribunals। तो क्योंकि 2021 के अंदर हमारे पास किसी भी तरीके की एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो ट्रिब्यूनल्स के मेंबर्स जो है वो अपॉइंट करेगी। ठीक है, तो इसी वजह से हमने क्या किया होता, चीफ जस्टिस और या फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज जो कि वही नॉमिनेट करेंगे, उन्हें हेड बनाया था कि आप जो है वो मेंबर्स और ट्रिब्यूनल्स के चेयरपर्सन को अपॉइंट कीजिए। सो द टू गवर्नमेंट सेक्रेटरीज वर आल्सो द मेंबर ऑफ दिस कमिटी, जो कि ये डिसाइड करेंगे कि कौन से मेंबर्स जो हैं वो ट्रिब्यूनल्स के अंदर होंगे, कौन से पर्सन को चेयरपर्सन बनाएंगे, कौन से को नहीं। सो बट 2026 will changes the composition of this committee, so they will be constituted by NTC। अब कौन करेगा ये सब काम, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की तरफ से किया जाएगा, एंड विल इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ कमीशन, रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस होंगे, गवर्नमेंट सेक्रेटरी होंगे एंड एक्सपर्ट्स हु असेस द कैंडिडेट्स। नेक्स्ट, यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस। सो 2021 एक्ट के अंदर ये लिखा गया था कि दैट कमेटी जो है वो एक वैकेंसी के ऊपर 2 नेम्स रिकमेंड करेंगे। एक वैकेंसी है, 2 नेम्स रिकमेंड करेंगे, ए और बी। ठीक है, अब सपोज करो पर्सन ए के पास सिर्फ 90 नंबर है आउट ऑफ द 100 और ये पर्सन बी जो है वो 80 आउट ऑफ द 100 है, तो ज्यादा केपेबल कौन है, सर पर्सन ए। बट ये चांसेस थे हमारे पास कि अंडर द एक्ट ऑफ 2021 कि गवर्नमेंट पर्सन बी को भी चूज कर सकती है, पर्सन ए को चूज नहीं करे, बोले एक वैकेंसी के लिए 2 पर्सन के नेम दे दो, फिर हम खुद डिसाइड करेंगे। अब चेंज ये क्या किया गया, क्या बोला गया कि नहीं ऐसा कोई चीज नहीं होगी। ठीक है, दे विल प्रोवाइड ओनली रिकमेंड वन सूटेबल कैंडिडेट। अब सिर्फ एक सूटेबल कैंडिडेट ए पर्सन का नेम आगे दिया जाएगा कि सर ये सूटेबल कैंडिडेट है। जो पर्सन बी है उसे आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, पर्सन बी जो वेटिंग लिस्ट के अंदर रहने वाला है। अगर पर्सन ए अवेलेबल नहीं है तो पर्सन बी की बारी होगी। ठीक है, गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो द बिल चेंजेस द टाइमलाइन फॉर द अपॉइंटमेंट। तो जो 2021 वाला बिल था उसमें ये लाइन लिखी गई थी, प्रेफरेबली विद इन द 3 मंथ्स। ये नहीं लिखा हुआ कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर ही पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा, नो। सर्च कमेटी ने नेम्स दे दिए तो वहां पर लिखा हुआ वर्ड प्रेफरेबली कि अगर हमें अच्छा लगेगा तो 3 मंथ तक कर देंगे, वरना चलता रहेगा। लेकिन अब 2026 के बिल के अंदर ये लिखा गया है कि आपको अपॉइंटमेंट जो है वो विद इन 3 मंथ्स करनी ही पड़ेगी। 3 महीने के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट जरूरी है। ठीक है, 3 महीने के अंदर अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी, पहले ऐसी कोई प्रोविजन थी नहीं। नेक्स्ट, टेन्योर। तो पहले 2021 के एक्ट के अंदर 4 इयर्स की टर्म रहती थी। अब 2026 के अंदर हमने जो है वो टेन्योर को इंक्रीज करके 5 इयर्स कर दिया। तो 21 के अंदर 4 इयर्स टेन्योर थी, अब जो है वो 5 इयर्स हो चुकी है। अपर लिमिट जो है वो सेम है। ठीक है, तो अपर लिमिट चेयरपर्सन के लिए 70 इयर्स है और मेंबर्स के लिए 67 इयर्स है, वहां पर कोई चेंज नहीं किया गया, बस टेन्योर 4 इयर्स से इंक्रीज करके 5 इयर्स की गई है। देन it also removes the 2021 Act's provision that a person below the 50 years could not be appointed as the chairperson or a member। ये भी चेंज किया गया। अब किसी भी ट्रिब्यूनल के अंदर अगर आपकी एज 50 से कम है तो आपको मेंबर भी चूज किया जा सकता है, आपको उसका चेयरपर्सन भी बनाया जा सकता है। देन ये जो ट्रिब्यूनल्स के अंदर मेंबर्स होते हैं आप इन्हें रिमूव कैसे करेंगे, तो 2021 के एक्ट के अंदर लिखा हुआ था कि हमारे पास कुछ प्रोविजंस है, जैसे कि कोई पर्सन इनकैपेसिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इंसॉल्वेंसी है, ठीक है, कन्विक्शन हो गई, अब्यूज ऑफ पोजीशन। तो ये कुछ कंडीशंस बताई गई थी कि इन कंडीशंस के ग्राउंड्स के बेसिस के ऊपर आप रिमूव कर सकते हैं। 2 नई कंडीशंस जो है वो ऐड की गई हैं कि अगर कोई पर्सन जो है वो इनकम्पिटेंट ही है, वो काम ही नहीं करना जानता, इनकम्पिटेंट है, ठीक है, इनएफिशिएंट है वो, तो उसे आप रिमूव कर सकते हैं। या ही इज अंडरटेकिंग अ पेड असाइनमेंट, तो एक तो वो ट्रिब्यूनल का मेंबर है और सेकंड वो किसी और पर्सन से, प्राइवेट पर्सन से जो असाइनमेंट भी ले लेता है, और जिसकी वजह से ये हो सकता है कि वो उस पर्सन को ज्यादा अनड्यू एडवांटेज मिल जाए, तो उसे जो है वो क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। तो ये 2 नए जो हमने ग्राउंड्स यहाँ पर ऐड किए हैं, तो दोनों को याद रखेंगे, इनकम्पिटेंसी एंड अंडरटेकिंग द पेड असाइनमेंट। ये 2 नए ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर रिमूव किए जा सकते हैं मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, मेंबर्स के अंदर मतलब चेयरपर्सन भी आएंगे। इजी। नेक्स्ट, जो हमारे पास 2021 का एक्ट था तो उसमें टोटल 16 ट्रिब्यूनल्स को कवर किया गया।
इस एक्ट के अंदर भी जो है हमने टोटल 16 ट्रिब्यूनल्स, सभी ट्रिब्यूनल्स को कवर कर रहे हैं। देन एक बार वापस से मैं रिवाइज करवा देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। तो पहले हमारे पास ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट था 2021 का, पास हो चुका था। अब हम लेकर आए इसी को रिप्लेस करके ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2026। ठीक है, क्या क्या चेंजेस आए? सबसे पहला चेंज, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन एस्टैब्लिश किया गया, जो पहले वाले बिल के अंदर नहीं था। टोटल मेंबर्स 5 मेंबर्स होंगे, एक चेयरपर्सन, 2 जुडिशियल मेंबर और 2 हमारे पास टेक्निकल मेंबर्स रहने वाले हैं। ठीक है, देन फर्दर आगे चलते हैं। पहले के एक्ट के अंदर एक वैकेंसी के लिए 2 पर्सन्स के नेम जो है वो रिकमेंड किए जाते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती थी कि कौन सा नेम चूज किया जाएगा। अब ऐसा कुछ नहीं है कि अब सीधा एक सूटेबल कैंडिडेट दिया जाएगा और सेकंड पर्सन जो वेटिंग लिस्ट के अंदर रहेंगे। पहले ये लाइन लिखी गई थी प्रेफरेबली विद इन 3 मंथ्स, अब ऐसा नहीं है, विद इन 3 मंथ्स लिखा गया कि 3 मंथ्स के अंदर आपको अपॉइंटमेंट्स करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले टेन्योर 4 इयर्स थी, अब टेन्योर 5 इयर्स हो चुकी है। अपर लिमिट पहले भी 70 इयर्स थी फॉर द चेयरपर्सन और मेंबर्स के लिए 67, वो सेम रखी गई है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। देन 2 नए जो हैं वो हमारे पास ग्राउंड्स ऐड किए गए, जिनके बेसिस के ऊपर पर्सन्स को रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम द ट्रिब्यूनल्स, इनकम्पिटेंसी एंड अंडरटेकिंग द पेड असाइनमेंट। ठीक है, इन 2 चीजों के बेसिस के ऊपर जो है रिमूव किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 2026-2027 के अंदर जो भी आपके एग्जाम्स होंगे, वनडे एग्जाम्स हैं, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, इनके अंदर ये बिल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। न्यूज हमारे पास है इंडिया गिफ्ट 5 पीकॉक टू यूएन जेनेवा। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के जो हमारे पास ऑफिस है जेनेवा के अंदर, तो वहां पर इंडिया ने 5 जो है वो पीकॉक गिफ्ट किए हैं। 5 में अगर आप देखेंगे, एक हमारे पास रेयर व्हाइट पीकॉक भी है और 4 जो है वो ब्लू पीकॉक जो है वो हमने गिफ्ट किए हैं। ठीक है, तो आइए जरा न्यूज देख लेते हैं। सेकेंड टाइम है इंडिया जब यूएन को ऐसे पीकॉक जो है वो गिफ्ट कर रहे हैं। सो इंडिया डोनेटेड 5 इंडियन पीकॉक्स इंक्लूडिंग अ रेयर व्हाइट फेदर्ड वन टू यूनाइटेड नेशन ऑफिस एट जेनेवा, तो जिसे हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर यूएन ओजी बोल देते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफिस एट जेनेवा। ठीक है, सो द बर्ड्स वर फॉर्मली हैंडेड ओवर, तो इंडिया की तरफ से थे अरिंदम बागची, जिन्होंने ये यूनाइटेड नेशन ऑफिस एट जेनेवा के डायरेक्टर जनरल तातियाना वालोवाया जी को जो है ये हैंड ओवर किए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर इनकी तरफ से पीकॉक जो है वो गिफ्ट किए जा रहे हैं। एक व्हाइट है और 4 जो है वो ब्लू है। अब मैंने बोला सेकंड टाइम है, तो सेकंड टाइम है तो मतलब इंडिया ने इससे पहले भी दिया है? जी हाँ, बिल्कुल। तो इट इज द सेकंड टाइम। तो इंडिया ने 1981 के अंदर, जब इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, तब हमने पीकॉक जो है वो गिफ्ट किए थे। तो दिल्ली जू से हमने उन्हें यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ जेनेवा के अंदर जो है वो डोनेट किया था। ठीक है, मजा आ जाएगा इन पीकॉक्स को। बोलेंगे सर कहाँ, दिल्ली की जू के अंदर गर्मी इतनी, ठंड इतनी, ठीक है, ऊपर से पोल्यूशन इतना। ये मजा आ गया सर, यहाँ जेनेवा के अंदर आ गए, यूनाइटेड नेशन के ऑफिस के अंदर आराम से घूमेंगे, इनकी जो पार्क्स होंगी, ठीक है, वहाँ पे आराम से गार्डन के अंदर घूमेंगे। ये तो एनआरआई पीकॉक्स अब बन चुके हैं। चलो, कभी इन्हें वापस लाने की कोशिश करेंगे ना तो पता चलेगा ये वापस ही नहीं आ रहे, बोल रहे हैं हम नहीं वापस आ रहे। डोनेट किया है, वापस ला भी सकते हैं हम। चलो, नेक्स्ट न्यूज हमारे पास जो है एक मेडल है, बहुत इंपॉर्टेंट मेडल है, फिजिक्स से रिलेटेड मेडल है और मेडल है डायरेक्ट मेडल। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम ये मेडल जो दिया गया था तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट फिजिक्स से रिलेटेड जो है स्टीफन हॉकिंस को दिया गया था। ठीक है, और इस बार न्यूज क्या है, तो इंडिया के हैं हमारे पास दीपक धार जी, जिन्हें कि मेडल जो है वो दिया जाएगा, ये अवार्ड दिया जाएगा। तो इनके अलावा बर्नर्ड देरिदा, देन हमारे पास है मार्क मिजार्ड एंड हेम सोम्प्लोलिंस्की, जिन्हें की अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया के दीपक धार जी हैं जिन्हें की अवार्ड दिया गया। आइए जरा देखते हैं न्यूज। सो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट दीपक धार has been awarded the 2026 direct medal by the International Center of Theoretical Physics। ठीक है, तो ये अवार्ड जो है ये फर्स्ट टाइम 1985 के अंदर दिया गया था इन द मेमोरी ऑफ द ब्रिटिश के एक इंपॉर्टेंट फिजिशियन फिजिसिस्ट थे पीएएम डिराक, जिनके नेम के ऊपर ये अवार्ड दिया जाता है। सो इट रिकॉग्नाइज द साइंटिस्ट हु हैव प्लेड द मेजर कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरेटिकल फिजिक्स, और ये लास्ट टाइम अवार्ड जो है वो स्टीफन हॉकिंस जी को दिया गया था, प्रीवियस रेसिपिएंट्स के अंदर वो है। ठीक है, नाउ ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि दीपक धार जी के अलावा बर्नर्ड हैं, मार्क मेजार्ड हैं, हेम सोम्प्लोइंस्की हैं, जिन्हें की अवार्ड दिया जा रहा है। So Deepak Dhar is one of the 4 physicists chosen this year for his contribution to the statistical mechanics। अब दीपक धार जी को क्यों, क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन एज द धार्स बर्निंग एल्गोरिथम
इसके बेसिस के ऊपर जो है इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। तो नाम याद रखना, धार्स बर्निंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट, इनसे रिलेटेड कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के अंदर 1951 के अंदर दीपक धार जी का बर्थ हुआ था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी की, देन आईआईटी कानपुर में जाकर एमएससी कंप्लीट की और फिर अपनी पीएचडी के लिए फॉरेन चले गए थे, ठीक है। फॉरेन में नहीं रहे, इंडिया वापस आ गए। इंडिया में आकर इनकी तरफ से टीआईएफआर मुंबई के अंदर, लेटर ऑन आईआईएसईआर पुणे के अंदर जाकर जो है वो बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। 2023 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था, याद रखना, विच इज द कंट्रीज थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2022 के अंदर ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन जिन्हें की बोल्ट्जमैन मेडल दिया गया था, और ये भी फिजिक्स से रिलेटेड हमारे पास जो है वो अवार्ड होता है, बोल्ट्जमैन मेडल। तो याद रखना, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने जीता तो वो भी हमारे पास दीपक धार जी हैं 2022 के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है, असम के फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनकी तरफ से न्यू कलामती वाइल्ड लाइफ रेंज ऑफिस इनॉग्रेट किया गया एट दी सोनाई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपका सीधा ना एग्जाम के अंदर यही पूछेंगे कि सोनाई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता दो कि कौन सी स्टेट के अंदर है, तो आपका आंसर होगा असम के अंदर, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी चीजें, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देखते हैं। सो Assam's finance minister recently inaugurated the newly constructed Kalamati Wildlife Range Office at the Sonai Rupai Wildlife Sanctuary in Sonitpur। टोटल 220 स्क्वायर किलोमीटर्स का ये एरिया है हमारे पास असम के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, ठीक है। तो यहाँ पर रिवर जो फ्लो करती है, तो रिवर का नेम है बूढ़ी दिहिंग। बूढ़ी दिहिंग रिवर है विच ट्रेसेस इट्स कोर्स थ्रू द सेंचुरी। तो सेंचुरी से पास करती है बूढ़ी दिहिंग रिवर। और एक रिवर है हमारे पास नामचांग रिवर, जो कि इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो फ्लो करती है, ठीक है। सो एंटर्स, तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एंटर करती है और वो बूढ़ी दिहिंग रिवर के अंदर आकर मर्ज हो जाती है। देन इसी सेंचुरी के अंदर ड्यूरिंग योर समर्स आपको सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलते हैं, ठीक है। हैवी समर रेन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्लड्स भी काफी ज्यादा आ जाते हैं। तो ये हमारे पास जो सुनई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर आपको जनरली जो है वो एलिफेंट्स और इंडियन बाइसन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इनके अलावा कुछ और हमारे पास एंडेंजर्ड स्पीशीज एनिमल्स हैं जो आप रीड ओनली में रखेंगे, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस कम है, सिंपल याद रखेंगे सुनई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी स्टेट के अंदर है, तो आपका आंसर होगा असम के अंदर, ठीक है। रिवर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो रिवर याद रखना बूढ़ी दिहिंग। नेक्स्ट हमारे पास एक ट्राइब है तेलंगाना के अंदर, और इस ट्राइब की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिक्रीज कर रही है, बहुत इंक्रीजिंग स्पीड के साथ डिक्रीज कर रही है, ठीक है। सो ट्राइब है हमारे पास थोटी ट्राइब, ठीक है। नाम याद रखना, टी से थोटी, टी से हमारे पास तेलंगाना। तो तेलंगाना की एक छोटी सी ट्राइब है थोटी ट्राइब, जिसकी पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है। सो इट इज अ स्मॉल ट्राइबल कम्युनिटी कंसंट्रेटेड इन द नदर्न तेलंगाना। इन्हें पीबीटीजीस क्लासिफाई भी किया जा चुका है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब ये जो ट्राइब थी ना, इनका मेन हिस्टोरिकल अगर हम काम देखेंगे तो एक विलेज से दूसरे विलेज मैसेजेस ट्रांसफर करना, ये इनका मेन काम था, ठीक है। तो ये विलेज मैसेंजर्स थे। देन इनकी तरफ से एक गांव से दूसरे गांव में जब किसी कोई फेस्टिवल है, कोई फेयर्स है, कोई मेला हो रहा है, तो वहां पर इनकी तरफ से ओरल स्टोरी टेलिंग भी की जाती थी, ठीक है। तो ओरल स्टोरी टेलिंग में क्या करते थे, महाभारत के एपिसोड्स जो है वो नरेट करते थे विद देयर ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स, जिन्हें की बूरा, मडेला या फिर हारमोनियम था इनके पास। इनकी जो लैंग्वेज है दैट इज द गोमती लैंग्वेज, नाम याद रखना, गोमती इनकी मदर टंग लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट सोशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कम्युनिटी इज हिरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड। तो जो इनके विलेज हेड होंगे जनरली जो एल्डर्स होते हैं कम्युनिटी के, तो उनकी तरफ से ही सभी सोशल, पॉलिटिकल और लीगल मैटर्स जो है उनका ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो खुद ही जो है आपस में डिसाइड कर लेते हैं विलेज एल्डर्स और विलेज हेड में। सो ये वर्शिप क्या करते हैं, तो ये वर्शिप एंड दे बिलीव इन द कम्युनिटी गॉड, जिन्हें कि ये बोला जाता है पेरसापन। पेरसापन जो है वो इनका कम्युनिटी गॉड है जिनकी ये वर्शिप करते हैं। इनके अलावा दे सेलिब्रेट द फेस्टिवल नोन एज द नगापा जात्रा, दैट इज द चैरियट फेस्टिवल, ठीक है। देन ड्यूरिंग द सेरेमोनियल ओकेजन्स थोटीज जो है दे प्ले द किंगरी। किंगरी क्या होगा, तो एक तरीके का जैसे तुम्बी होती है, ठीक है। तो इट इज अ स्ट्रिंग्ड फिडल एंड ब्लो द ट्रम्पलेट्स। Next, many Thoti women, they are skilled tattoo artists. They believe they are responsible for the complex tattoos covering their arms, shoulders, and the chest of many Gond women. So they have also been known to practice endogamy. Endogamy का मतलब क्या होता है? तो ये ट्राइब जो है ये अपनी ही ट्राइब के अंदर, कम्युनिटी के अंदर ही मैरिज करते हैं, बाहर किसी कम्युनिटी के मैरिज नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द एंडोगेमी, ठीक है। जो बाहर दूसरी कम्युनिटीज के अंदर करते हैं तो दैट इज द एक्सोगेमी, बट थोटी ट्राइब जो है वो एंडोगेमी के अंदर बिलीव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है अब डिफेंस से रिलेटेड न्यूज। सो डिफेंस से रिलेटेड न्यूज,
ऑस्ट्रेलिया अनाउंसेस द डेट्स फॉर द एक्सरसाइज जिसका नेम है तलिस्मान सैब्रे, ठीक है। सो तलिस्मान सैब्रे ये एक हमारे पास जॉइंट मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि दो कंट्रीज यूएस और ऑस्ट्रेलिया इनकी तरफ से कंडक्ट करवाई जाती है, ठीक है। दो कंट्रीज कौन सी, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, ये मिलकर कंडक्ट करवाते हैं एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। और इसका नेम है एक्सरसाइज तालिस्मान सैब्रे और इसकी डेट्स जो है नेक्स्ट ईयर के अंदर होगा। सो 9th ऑफ द अगस्त 2027 से लेकर 22nd ऑफ द अगस्त 2027 ये एक्सरसाइज जो है वो शेड्यूल की गई है। और इसमें सिर्फ ये दो कंट्रीज होंगी, मल्टीनेशनल है, इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा नेक्स्ट ईयर इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। इंडिया होगा, यूएस होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा और बाकी जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर कंट्रीज हैं, तो हो सकता है कि आपको बाद में पता चले कि जापान भी आ चुका है, ठीक है। देन फिलीपींस या ऐसे कंट्रीज जो हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इजी हो गया, नाम याद रख लेंगे एक्सरसाइज तालिस्मान सैब्रे और ये यूएस और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिलकर मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है। नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज की बात कर ही रहे हैं, ये तो लास्ट ईयर की थी, अब ये कंडक्ट हम अभी भी करवा रहे हैं, दैट इज इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी और अमेरिकन नेवी, ठीक है। दे आर होल्डिंग द बायलैटरल एक्सरसाइज इन कोची फ्रॉम 10th ऑफ द अगस्त। सो इंडिया की नेवी और यूएस की नेवी इनकी तरफ से एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज ईओडी एक्सरसाइज 2026 ये कोची के अंदर मतलब कि सदर्न नवल कमांड के अंदर जो है ये हेल्ड की जाएगी। अब देखिए एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज मतलब, तो काफी बार क्या होता है कि दैट नेवीज के अंदर सबमरीन्स जो होती है वो नीचे माइंस बिछा देती हैं, ठीक है। तो उन्हें माइंस को पहले डिटेक्ट करना फिर उन्हें डिस्पोज ऑफ करना, तो यहाँ पर जो है इस चीज की प्रैक्टिस की जाएगी। दोनों ही नेवीज आपस में ये कोऑर्डिनेशन लेकर चलेंगे कि फ्यूचर में वॉर लाइक सिचुएशन हुई तो हमें कैसे यहाँ पर ऐसे कोऑर्डिनेट करना है, तो ये एक्सरसाइज है। So it is a bilateral exercise aims at enhancing the interoperability and strengthen the professional cooperation between the specialist diving and EOD teams of the two navies according to the communication. So इंडियन नेवी और यूएस नेवी की तरफ से ये एक्सरसाइज जो है 2005 से हम ये कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट नहीं है, पुरानी है, 2005 से हम ये एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज ईओडी एक्सरसाइज कंडक्ट करवा रहे हैं बिटवीन इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है स्पोर्ट्स सेक्शन से। स्पोर्ट्स के अंदर हमारे पास है, देखिए, महाराजन अरमुग पांडियन, ठीक है, अरमुगा पांडियन, तो ये हमारे पास है महाराजन अर्गुमा पांडियन, जिनकी तरफ से सिल्वर मेडल जीता गया इन दी 65 kg कैटेगरी ऑफ वेट लिफ्टिंग, ठीक है, एट दी एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो आइए जरा नेम याद रखेंगे। सबसे पहले महाराजन अरुमुगा पांडियन, तो जिनकी तरफ से 65 kg मेंस कैटेगरी के अंदर सिल्वर मेडल जीता गया एट द एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर हो रही है, ठीक है। तो टोटल जो है वो इनकी तरफ से 285 kg जो है वो वेट को लिफ्ट किया गया। तो नाम याद रख लेना, महाराजन अरमुग पांडियन, ठीक है, 65 kg कैटेगरी, सिल्वर मेडल एट एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही है, ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर। डन, चलिए, तो ये थी हमारी आज की लास्ट न्यूज। अब आ जाओ जरा कमेंट सेक्शन के अंदर, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमारे सभी करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यूज, ठीक है। सो फर्स्ट करंट अफेयर हमारे एमसीक्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थोटी ट्राइब। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताएंगे आंसर ए बी सी और डी। थोटी ट्राइब, सो द कम्युनिटी इज नोन टू प्रैक्टिस एंडोगेमी, यस और नो, सर बिल्कुल एंडोगेमी ये प्रैक्टिस करते हैं। थोटी कम्युनिटी इज क्लासिफाइड एज शेड्यूल्ड कास्ट, नो, ट्राइब है ना वो थोटी कम्युनिटी, तो ट्राइब है वो, तो पीवीटीजीस पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई है, शेड्यूल ट्राइब होंगे वो, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के अंदर नहीं होंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसी वजह से आंसर आपका होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी हैव बीन कंडक्टिंग द जॉइंट साल्वेज एंड एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज सिंस। कौन से ईयर से इंडियन नेवी और यूएस नेवी जो है ये ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल जो है एक्सरसाइज कंडक्ट करवा रहे हैं, ए बी सी और डी। नाउ आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सर 2005 से कंडक्ट करवा रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026। क्वेश्चन बनेंगे 2026 एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है, तो इसे अच्छे से तैयार करना है आपने। सो इट रिटेन्स द अपर एज लिमिट ऑफ 70 years फॉर chairperson and 67 फॉर द members।
इट इंक्रीजेस द टेन्योर ऑफ द ट्रिब्यूनल चेयरपर्सन एंड मेंबर्स फ्रॉम 4 इयर्स टू 6 इयर्स। और आप बताएंगे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो अपर लिमिट है क्या वो चेंज की गई? सर अपर लिमिट जो वो सेम है, 70 इयर्स है चेयरपर्सन के लिए और 67 है फॉर द मेंबर्स। ये तो चेंज नहीं किया गया, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो टेन्योर है वो 4 ईयर से इंक्रीज करके 5 इयर्स किया गया है, 6 इयर्स नहीं किया गया। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसी वजह से आपका आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक दैट इज मुस्लिम आइडेंटिटी इन हिंदी सिनेमा? किनकी तरफ से लिखी गई है? कि कैसे बॉलीवुड की मूवीज के अंदर जो है मुस्लिम्स को जो है वो शो किया जाता है, मुस्लिम्स आइडेंटिटी इन हिंदी सिनेमा, एंड इट इज रिटन बाय मोहम्मद आसिम सिद्दीकी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द करंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट whose tenure has been extended by 1 year? तो ईडी के करंट डायरेक्टर आप बताएंगे जिनका 1 ईयर जो है फर्दर टेन्योर एक्सटेंड की गई है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राहुल नवीन जी हैं ईडी के करंट डायरेक्टर जिन्हें 1 ईयर के लिए एक्सटेंशन दी गई है। देन एक्सरसाइज तालिस्मन सैबरे या सैबर इज द मेजर मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज लेड बाय? कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है एक्सरसाइज तालिस्मन सैबरे? ए, बी, सी और डी। तो इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा, नेक्स्ट ईयर होगी एक्सरसाइज, और यूएस और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन बी। यूएस और ऑस्ट्रेलिया मिलकर करवाते हैं एक्सरसाइज तालिस्मन सैबर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आंसर करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द दीपक धार। वही दीपक धार जी जिन्हें की डायरेक्ट मेडल दिया जा रहा है। सो ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द बोल्ट्जमैन मेडल इन 2022। He was awarded Padma Bhushan in 2023. He was the only Indian among the 4 recipients of 2026 ICTP Direct Medal। और आप बताएंगे कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो ए, बी, सी और डी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आंसर करेंगे। देन इसके अलावा आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो बच्चे इस कोड को आप जो है वो स्कैन करना। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्कैन कीजिए, आपके एक वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट किया जाएगा। वहां पर जाकर आप जो है वो आज की डेली सीए की पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इजी। चलिए, तो ये हमने कवर किया आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो जो होमवर्क दिया गया वो साथ साथ आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करते चलना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।